तो दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने आज मिजोरम में धूम मचा दी है। मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और इससे पहले आज राहुल गांधी 2 दिन के मिजोरम दौरे पर पहुंचे। खास बात यह रही कि राहुल के दौरे के साथ ही कांग्रेस ने मिजोरम की 40 सीटों में से 39 के लिए यानी 39 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो राहुल गांधी पहले ही कांग्रेस की जीत के दावे कर चुके हैं। अब मिजोरम में भी राहुल ने बता दिया है कि कांग्रेस ही आ रही है। मिजोरम में राहुल गांधी को देखने, सुनने और उनसे मिलने के लिए कैसा जनसैलाब उमड़ा, आइए उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने पेश करता हूं। एक वीडियो देखिए। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन लेकर मिजोरम आज पहुंचे तो कैसा नजारा था, क्या कुछ लोग देख रहे थे, क्या कुछ लोग कह रहे थे, क्या कुछ लोग बोल रहे थे और राहुल गांधी से क्या कुछ चाह रहे थे, जरा देखिए। तो आप देख रहे थे राहुल गांधी को। ये लड़की जो है ये राहुल गांधी से मिलकर रोने लगी। फिर राहुल गांधी ने साथ में सेल्फी ली, ये सब आपने देखा। तो ये एक नज़ारा है मिजोरम की सड़कों का राहुल गांधी के साथ। बहुत सारे नज़ारे हैं, आप आज हम लोगों ने लाइव भी किया है, उसको देख सकते हैं पूरे उस वीडियो को। आपको बता दूं दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में राहुल गांधी पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं गए थे, लेकिन जब मणिपुर में हिंसा भड़की तो राहुल शांति और मोहब्बत का पैगाम लेकर मणिपुर गए और अब वो मिजोरम पहुंच गए हैं, जिसे भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन कहा जा सकता है। वैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 भी शुरू होने के चर्चे हैं और जो इस बार पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। खैर, यात्रा का अगला चरण शुरू हो इससे पहले राहुल गांधी मिजोरम पहुंच गए और वहां लोगों ने जिस तरह का उत्साह राहुल गांधी को लेकर दिखाया, उससे समझ आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तानियों के दिलों में अब भी धड़कनों की तरह बसी हुई है। आज राहुल गांधी ने मोदी सरकार को मणिपुर से लेकर इजराइल तक हर एक मामले पर घेरा है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी को। एक रैली कर रहे थे इस यात्रा के बाद राहुल गांधी और वहां उन्होंने जो बातें कही हैं, मिजोरम है वहां इंग्लिश में उनको बोलना पड़ा, इंग्लिश में बोल रहे थे, लेकिन जो बातें कह रहे हैं आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें, कैसे मोदी को और मीडिया को यहां राहुल गांधी घेर रहे हैं, सुनिए। Some months ago I went to Manipur and I could not believe what I saw. The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. It is no longer a state. It is now 2 states. People have been murdered, women have been molested, babies have been killed, but the Prime Minister doesn't find it important to travel there. It's amazing to me that the Prime Minister and the government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in Manipur. If you look at our national media, you will find story after story after story, talk show after talk show about what is going on in the Middle East. But nobody in the national media speaks about what is going on in Manipur. Nobody is talking about the pain, the misery that has been caused there. And I simply cannot understand why the Prime Minister has not visited. It is something to be ashamed of that the leader of our union has not traveled to the state of Manipur after what has happened there. And Manipur is just a symptom of the problem. You can see the same problem in a smaller form in many different parts of the nation. People from minority communities feeling uncomfortable.
tribal people feeling uncomfortable, Dalit people feeling uncomfortable. There is a oppression being carried out on the people of India. And I view it as an idea, as an attack on the idea of India. So what has happened in Manipur is of course an attack on the people of Manipur, but it is also an attack on the idea of India in Manipur. It is the duty of every single Indian to protect every single religion, every single culture, every single language, every single tradition of this country. तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को सीधा हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, मीडिया पर, और मोदी अभी तक मणिपुर क्यों नहीं आए, ये तमाम बातें। राहुल गांधी चूंकि मणिपुर गए हैं, वहां के हालात जो हैं उसको राहुल गांधी ने समझा है, और आज जो कुछ इजराइल में हो रहा है उसको लेकर भी राहुल गांधी यहां कह रहे हैं कि मीडिया जो है लगातार दिन रात वहां की बात बताता है लेकिन यहां की बात नहीं बता रहा है। ये तमाम बातें यहां राहुल गांधी कह रहे हैं, और साथ ही वहां के लोगों को राहुल गांधी ने बताया कि मिजोरम से उनका जुड़ाव 16 बरस की उम्र से ही है, जो जब वो अपने पिता राजीव गांधी के साथ यहां पहली बार आए थे। जरा देखिए इस वीडियो को। My impression of Mizoram was formed when I was 16 years old, when I came here with my father in 1986. And if I was to describe my impression of the people of Mizoram, I would say gentle, kind, affectionate people. Some months ago, I went to Manipur and I could not believe what I saw. The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. And I simply cannot understand why the Prime Minister has not visited. It is some... तो सुन रहे थे आप राजीव गांधी के साथ जब ये 16 साल के थे तब मिजोरम आए थे। 1986 में राजीव गांधी मिजोरम आए थे, और आज 37 साल बाद राहुल गांधी अपने पिता के अंदाज में ही नजर आए, यात्रा करते हुए दिखे। जरा एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं। एक तरफ राजीव गांधी, सोनिया गांधी साथ साथ, और दूसरी तरफ राहुल गांधी। जरा उस वीडियो को भी ले आइए। तो मोहब्बत का नाता पुराना है। ये वीडियो जो है इसे शेयर किया है कांग्रेस पार्टी ने, और वहीं से साभार हम आपको दिखा रहे थे। राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के दौरान आज बताया कि भारत जोड़ो के जरिए, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश में परस्पर सम्मान, सहनशीलता, एक दूसरे के विचारों से सीखना और एक दूसरे के प्रति प्रेम को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ये वो विचार हैं जिसे भाजपा वर्तमान में चुनौती दे रही है। तो एक तरफ जहां राहुल गांधी मिजोरम में चुनावी शंखनाद करते हुए बीजेपी पर खूब गरजे आज, तो उधर राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोर्चा संभाला हुआ था। और जिस लाल डायरी का जिक्र आपको याद होगा दोस्तों, लाल डायरी बहुत सुना होगा आपने, और वो भी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अंदाज में। राजस्थान की बात कर रहा हूं। तो जिस लाल डायरी का जिक्र करके मोदी ने अब तक गहलोत सरकार और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, खड़गे ने उसका ऐसा जवाब दे दिया कि अब बीजेपी की बोलती बंद हो सकती है। खड़गे ने मोदी सरकार पर राजस्थान की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लाल डायरी में यह लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी और 2024 में भी वापस आएगी। जरा सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। भाइयों, मोदी जी आके एक भाषण किए थे यहां पर। उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहां पर लाल डायरी मिली है, और लाल डायरी मिली है, उसमें क्या क्या घोटाला है मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा साहब, वो लाल डायरी में क्या लिखा है आपको मालूम? लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। उस डायरी में लिखा है फिर से कांग्रेस आएगी। तो अगर चाहते हैं तो वो लेके जाओ, देखो और एक बार। अरे जो काम हम कर रहे हैं उस काम को देखिए। तुम्हारी लाल डायरी है, पीली डायरी है, काली डायरी है, वो लेके क्या करते हैं?
हमने जो काम किया उधर देखो, लेकिन उसकी टीका तो आप नहीं कर सकते। और लोगों से ये कहा आपने कि देखिए ये सरकार जो काम कर रही है और हमारे अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम हो रहा है, इसको कितना मार्क्स देना। मैं तो 0 मार्क्स देता हूं, ऐसा मोदी साहब ने बोला। मैं पूछता हूं 0 मार्क आप दे रहे हैं, क्या इसके लिए दे रहे हैं कि किसानों को जो हमने फायदा पहुंचाया, उनका कर्ज माफ किया, इसीलिए आप 0 मार्क देना चाहते हो? और उसके अलावा भी आपने जो लोगों को ये कहा कि ये सरकार, तो यहां सीधा हमला करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे नरेंद्र मोदी पर, और सीधी बात लाल डायरी से लेकर वो लाल डायरी, काली डायरी, पीली डायरी तक आ गए यहां मल्लिकार्जुन खड़गे, और सीधा हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। तो मिजोरम से लेकर राजस्थान तक आज कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार को बुरी तरह घेर लिया है। इधर मोदी चुनावों के बीच में अपने गरबा गीत को लेकर चर्चा में आ गए हैं। दोस्तों, ये वक्त नवरात्रि का है और इसमें मोदी जी गरबा गीत लिख रहे हैं। मोदी के लिखे हुए गरबा गीत को दिव्य कुमार ने गाया है, जो सोशल मीडिया में चर्चित हुआ है। मोदी ने इस बारे में लिखा है इस पर, एक्स पर, ट्विटर पे, कि मेरे द्वारा कुछ सप्ताह पहले लिखी गई गरबा की एक मनमोहक प्रस्तुति के लिए दिव्य कुमार और जस्ट म्यूजिक की टीम को धन्यवाद। ये कई यादें ताजा कर देता है। ये गरबा कर रहे हैं, गरबा लिख रहे हैं आजकल मोदी जी। मोदी के इस नए फन पर अक्षय कुमार, जो एक्टर हैं, जो देश के सबसे बड़े पत्रकार भी कुछ समय पहले हो गए थे, उन्होंने लिखा है कि वाकई शानदार है मोदी जी। सर, अब आप हमारे फील्ड में भी, हम कहां जाएं। सभी को शुभ नवरात्रि। ये कह रहे हैं अक्षय कुमार, एक्टर और बड़े पत्रकार। तो मोदी जी के फकीर, आपने सुना होगा कि वो फकीर कहते थे अपने आप को, सन्यासी कहते थे अपने आप को, चाय बेचने वाला कहते थे। ऐसे कई रूपों को इस देश ने, हम सब ने अब तक देखा है, सुना है। अब गरबा गीतों की दुनिया में भी मोदी जी की एंट्री हो गई है। अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री की इसी कलाकारी की तारीफ की है। वैसे सवाल उठता है कि जो गीत मोदी ने बहुत पहले लिखा था, उसे इसी नवरात्रि में क्यों पेश किया गया? क्या इसके पीछे जो है कोई चुनावी संबंध है? इसका कोई राजनीति से कोई लेना देना है? सवाल यह भी है कि कलाकारों में जैसी संवेदनशीलता होती है और एक जन नेता में जैसी संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्या मोदी उस पर खरे उतर पा रहे हैं? राहुल ने जो सवाल मिजोरम में उठाया है कि इजराइल की फिक्र मोदी जी को है, लेकिन मणिपुर की क्यों नहीं है, क्या इसका जवाब मोदी जी के पास है? तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राहुल गांधी के मिजोरम दौरे से अब पूर्वोत्तर में बीजेपी पर कांग्रेस हावी हो जाएगी? क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस करेगी बीजेपी का सूपड़ा साफ? बड़ा सवाल है। और मोदी पर और मीडिया पर राहुल गांधी ने कैसे हमला बोला है, यह उसकी एक वानगी आपके सामने हम पेश कर चुके हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, विजय शंकर सिंह साहब हैं, रिटायर्ड IPS ऑफिसर, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सिंह साहब हैं, हमारे साथ हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, और इधर स्टूडियो में हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ साथी शकील अख्तर जी हैं। आप सातों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अखिल स्वामी जी आपके पास, आपसे जरा समझूं राजनीति से, राजनीति की बात कर रहे हैं हम, राहुल गांधी से शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि राहुल गांधी
37 साल पुरानी बात भी याद कर रहे हैं जब वो 16 साल के थे, लेकिन सीधा हमला मिजोरम में। अब मिजोरम से क्या पैगाम आप देखते हैं राहुल गांधी का, और जो बातें वो कह रहे हैं सीधे मोदी जी के ऊपर, सीधे मीडिया के ऊपर। और उधर जब राजस्थान में हम लाल किताब की बात, लाल डायरी की बात देख रहे थे, तो वहां खड़गे साहब, कितनी बड़ी चुनौती यहां कांग्रेस पेश कर रही है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। नहीं, ये टिप्पणी करूं उससे पहले मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं। देखिए, आपके जो प्रबुद्ध श्रोता हैं, तो आपने केक काटा, आप लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया, पैनलिस्ट को भी बुला लेते। और जो आपके प्रबुद्ध दर्शक हैं वो ये आश्वासन देंगे कि 5 लाख भी 1 महीने के अंदर कर देंगे, लेकिन उसके बाद जो अच्छे आपके दर्शक हैं जो हमेशा आपका साथ देते हैं, ये केक जब काटिए तो उनको भी बुलाइए। ये तो, और जो हम पैनलिस्ट हैं उनको भी बुलाइए। खैर, देखिए, असली मुद्दा राजीव जी ये है, जो बात हमेशा से हम कहते आए, ये दल, ये पार्टी देश को एकजुट नहीं रख सकती। ये लोग सत्ता में रहे, इन्होंने देश को इतने टुकड़ों में बांट दिया है। जो आज राहुल गांधी ने कहा है वो बिल्कुल मिजोरम में स्पष्ट बात है। देखिए, आप खुद सोचिए, आपके जो ब्रदरहुड के, आपकी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, इजराइल चले गए हैं 4-5 लाख रुपए खर्च करके, टिकट कटा के, वीजा लेके। उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने देश के मणिपुर चले जाएं। सत्ताधीशों को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मिजोरम चले जाएं, इसलिए कि वो वहां की जनता से डरने लगे हैं, देश के नॉर्थ ईस्ट के लोगों से डरने लगे हैं। और दूसरी तरफ एक निडर नेता है जो मणिपुर भी जाता है, सताए गए लोगों के आंसू अपने कंधे पे, उनका सिर रखकर उनको पहुंचता है। और वो जाके आज वहां पे, और आप दृश्य देखिए वहां की, जो उन्होंने रैली की और जो उन्होंने पदयात्रा की, वहां के बच्चों का उत्साह, वहां के युवाओं का और बेटियों का उत्साह, किस प्रकार से उन्होंने उनका उत्साह बढ़ाया। और राजीव जी, एक और चीज नोट कीजिए, जो हम लोग हमेशा से कहते आए, ये बुरी तरह से टूटेंगे। आपको खबर मिली होगी, कर्नाटका के अंदर सीएम इब्राहिम साहब ने यह अनाउंस कर दिया है देवे गौड़ा साहब की इच्छा के विरुद्ध कि जेडीएस बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेगी। जेडीएस बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेगी, ये सीएम इब्राहिम साहब ने ये घोषणा कर दी है। इसका मतलब यह है कि जो भी दल बीजेपी के साथ किसी मजबूरी से लगे हुए हैं, ईडी और सीबीआई के डर से लगे हुए हैं, जैसे जैसे चुनाव आएगा पास, ये सब लोग बीजेपी का साथ छोड़ देंगे और बीजेपी अलग हो जाएगी। कल हम लोग बात कर रहे थे राजीव जी, राजकुमार विरका की। कांग्रेस के बड़े बड़े 15-16 नेता जो बीजेपी में गए थे, सब कांग्रेस में वापस आ गए। और एक और खबर है, आप तक तो पहुंची गई होगी, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, वसुंधरा राजे ने जो, क्या नाम है उनका, गुलाबचंद कटारिया जी से मुलाकात की है 1.5 घंटे की, कुछ खिचड़ी पकी है। और एक सूचना और है जो आप तक पहुंच गई होगी, ये जिन जिन छत्रपों को बीजेपी ने इग्नोर किया है, ये रणनीति बना रहे हैं कि अभी हम वेट करेंगे, हमारे लोगों को टिकट मिल जाएं, वो चुनाव अगर जीतेंगे और इंडिपेंडेंट हम लोगों को चुनाव जिताएंगे, और उसके बाद बीजेपी छोड़ के कांग्रेस के साथ गठबंधन करके एक दीर्घकालीन सरकार बनाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से गुजरात लॉबी ने राजस्थान की अस्मिता को ललकारा है, मध्य प्रदेश की अस्मिता को ललकारा है, तेलंगाना की और मिजोरम की अस्मिता को ललकारा है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को ललकारा है, तो ये सभी क्षेत्रीय जो वहां की अस्मिताएं हैं और जो अपने प्रदेश के प्रति एक हम लोगों की कर्तव्य निष्ठा है, उसको इस प्रकार से इन्होंने उत्तेजित किया है, उन्होंने आतंकित किया है और उसको चैलेंज किया है, उसका फल मिलेगा। देश को अगर एक बिल्कुल संगठित रखना है, एकजुट रखना है, तो हमें ऐसे नेता की आवश्यकता है जो देश के किसी भी कोने में 142 करोड़ लोगों के जब आंसू बहें तो वहां पहुंच जाए। आज की तारीख में राजीव जी, वो नेता केवल राहुल गांधी है, जो हर वर्ग के साथ जा सकता है, हर समाज के साथ जा सकता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, अम्बेडकराइट्स, द्रविडियंस, कहीं भी जा सकता है और लोग उसका स्वागत करते हैं। वो नहीं है जो केवल फर्जी और ढोंगी सलातनियों के पास जा सकता है, बाकी किसी के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं है। तो इसलिए देश को एकजुट अगर रखना है तो ऐसी शक्तियों का साथ, और ये देश समझ गया है, देश के हर भाग समझ गया है, देश को एकजुट रखना है तो ये देश को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं, इनको अलग थलग राजीव जी करना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, तोड़ने वाली शक्तियों को अलग थलग करना होगा, देश को एकजुट रखना होगा और चुनाव इसी एकजुटता का एक प्रतीक के रूप में माना जाता है, क्योंकि आप सब मिल करके जाते हैं, वोट देते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। तो चुनाव का वक्त है और 5 राज्यों में जहां से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आप सुनिश्चित कीजिए कि वोटर लिस्ट में आपका नाम हो और वोटिंग के दिन जरूर जाइए। आप जानते हैं कि 7 तारीख से वोटिंग शुरू हो रही है। पहला चुनाव 7 तारीख को है, 7 नवंबर को है, और वो चुनाव मिजोरम और छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का पहला पार्ट चुनाव जो 2 भाग में है छत्तीसगढ़ में, और दूसरा 17 तारीख को, और 17 तारीख को भी 2 चुनाव हैं, एक छत्तीसगढ़ में और एक मध्य प्रदेश में। इसके बाद 25 तारीख को राजस्थान और 30 को तेलंगाना में। तेलंगाना में क्या कुछ होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इधर शकील अख्तर जी आपके पास सीधे आना चाहता हूं। जो बातें यहां कह रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर हम मिजोरम से देख रहे हैं, और कांग्रेस आप कवर करते हैं, कांग्रेस को बहुत नजदीक से देखते हैं, इसलिए भी आपसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस क्या कुछ स्ट्रेटेजी बनाकर, और जो हम लिख भी रहे हैं कि कांग्रेस करेगी बीजेपी का सूपड़ा साफ। यहां सूपड़ा साफ वर्ड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब राहुल गांधी ने यह ऐलान कर दिया है कि हम मिजोरम भी जीतने जा रहे हैं। कितना दम इसमें आप देख रहे हैं कि मिजोरम भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, तेलंगाना भी अब कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, और उधर से राजस्थान से हुंकार भर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राजीव जी, ठीक आज ही के दिन 1 सप्ताह पहले यहीं बैठकर हम लोगों ने बात की थी और बताया था कि राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है कि मैं मिजोरम भी जा रहा हूं, और ठीक 1 हफ्ते बाद आज वो मिजोरम पहुंच गए 2 दिन के दौरे पर। और वहां पे जैसा उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्वागत क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि राहुल इससे पहले पड़ोसी राज्य मणिपुर के दौरे पर गए थे, और वहां पे जाने वाले वो पहले नेता थे, और प्रधानमंत्री अभी तक वहां नहीं गए। राहुल गांधी ने आज बोला भी इसके ऊपर कि जब मैं मणिपुर गया और जो मैंने वहां देखा उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और ये बात सही है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा बताया कि किस तरह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, मॉलेस्टेशन हुआ, बच्चों को, बेबीज को मारा गया, लोगों को लूटा गया, और किस तरह से वहां पे गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। राहुल गांधी ने आज मणिपुर के बारे में जो कुछ बताया है, उसके बारे में एक बार हमारी सरकार को फिर से सोचना चाहिए। और राहुल ने कहा भी कि आप मणिपुर की तरफ नहीं देख रहे हैं, वहां नहीं जा रहे हैं, और आपकी सारी चिंताएं इजराइल को लेकर हैं। उन्होंने गोदी मीडिया पर भी बहुत तगड़ा प्रहार किया है, बहुत करारा प्रहार किया है। इसको हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम कहते हैं, उसको एक बार सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि आप मणिपुर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इजराइल जा रहे हैं। और यहां एक बात हम और स्पष्ट कर दें, बहुत सारे दोस्त कहते हैं, बताते हैं कि युद्ध क्षेत्र में कोई भी पत्रकार स्वयं से नहीं जाता है, नहीं जा सकता है, किसी भी तरह वो अलाउ नहीं होता है। युद्ध क्षेत्र जो होता है वो पूरा का पूरा सेनाओं के कब्जे में होता है जी। तो इससे पहले यूक्रेन में भी और अभी इजराइल में भी जो हमारे मेन मीडिया के साथी गए हैं, वह वहां की सरकार द्वारा ले जाए गए हैं। इजराइल जो गए हैं वो इजराइल की सरकार द्वारा, यूक्रेन जो गए थे यूक्रेन की सरकार द्वारा, वही सारी फैसिलिटीज जो है देती हैं। और एक ब्रीफिंग होती है, जिस ब्रीफिंग में हम लोगों को बताया जाता है कि आज ये हुआ, और वही ब्रीफिंग हमारी जानकारी का आधार होता है। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। तो ये कहना एक अपने दर्शकों के साथ थोड़ा सा धोखा है, गलत व्याख्या हो जाती है कि हम खुद से वहां गए हैं, अपने तरीके से हम युद्ध कवर कर रहे हैं। युद्ध कवर नहीं किया जा सकता, न युद्ध कवर इस तरह से किया जाता है जी। दूसरी बात कि जो आज राहुल गांधी का स्वागत मिजोरम में हुआ है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि मिजोरम और मणिपुर दोनों लगे हुए हैं। मणिपुर में जो कुछ हुआ उसका दर्द, उसकी तकलीफ मिजोरम के लोगों ने भी भोगी है। मणिपुर के लोगों का बड़ा हिस्सा यहाँ पे विस्थापित होकर आया है और आज मिजोरम के लोग उनको शरण दे रहे हैं। तो मिजोरम के लोग उस दर्द को समझते हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट उस दर्द को समझता है। इस मणिपुर को ये ऐसे तथ्य हैं जो लोग बताते नहीं हैं,
जी। 1947 में ये हमारे साथ नहीं जुड़ा था, भारत के साथ। मणिपुर को 1949 में नेहरू ने भारत के साथ जोड़ा था। कई बार ये सवाल होता है कि क्या बीजेपी की सरकार जो है उस बात का बदला नेहरू से ले रही है कि तुम मणिपुर को क्यों लाए थे। आज पूरी दुनिया में कोई सी जगह ऐसी नहीं है जहां मणिपुर को लेकर चर्चा नहीं हो रही हो, और हमारे लोगों को, अभी हमारी सरकार को करना पड़ा, अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा कि भाई देखिए दूसरे देशों के मामले में आप दखल न दीजिए। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष से उन्होंने कहा, जो P20 की मीटिंग थी यहाँ पे अभी दिल्ली में जो हुई, उसमें उन्हें कहना पड़ा। लेकिन हमारी सरकार ये नहीं देख रही है कि वो स्थिति ये क्यों ला रही है जी। और आज की तारीख में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि राहुल एक सबके दोस्त की तरह, सबके हमदर्द की तरह, सबके मददगार की तरह हर जगह जा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। जी, राहुल गांधी सबके दोस्त, सबके मददगार, सबके हमदर्द की तरह हर जगह जा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। मणिपुर का असर कितना पड़ेगा मिजोरम के चुनाव पर, इसका विश्लेषण कर रहे थे अभी शकील अख्तर जी, और कांग्रेस को बहुत नजदीक से देखते हैं, उस हिसाब से भी इनका विश्लेषण बहुत मायने रखता है। आना चाहता हूं सीधा सुनील शुक्ला जी आपके पास, जरा आपसे समझूं सुनील जी कि राहुल गांधी उधर मिजोरम में और अब दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अगर ये दावे यहां पर एक छोटा सा जो उन्होंने शंका आशंका व्यक्त की थी वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान को लेकर, वो भी पुरानी बात हो गई। लेकिन अगर अब देखा जाए पांचों राज्यों में, तो ये जो सुपड़ा साफ हम कह रहे हैं, क्या वो आपको भी दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस जो दावा कर रही है उसमें तो सुपड़ा साफ वाली बात कर रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी, लेकिन साथ साथ राहुल गांधी मोदी पर और मीडिया पर जो हमलावर हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए यहां पे, जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू। धन्यवाद राजीव जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर हमलावर है। मोदी जी के खिलाफ राहुल गांधी लगातार हमलावर है, और सबसे उसमें मैं महत्वपूर्ण बातें मानता हूं कि वह मुद्दों को लेकर के हमलावर है, नीतियों को, कार्यक्रमों को लेकर के हमलावर हैं, और उसी को लेकर के उनकी आलोचना कर रहे हैं। सरकार का जो रवैया है अब तक मणिपुर के बारे में रहा, उससे कोई भी सहमत नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री का उस राज्य में दौरा न करना, उस बारे में सरकार का स्पष्ट रूप से कोई लोगों को विश्वास में न लेना, यह इसको किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार तत्काल इजराइल के मामले पर रिएक्शन देती है, उस तरह का रिएक्शन देती है जो भारत सरकार की नीति उसके अनुरूप कभी रही ही नहीं। बाद में विदेश मंत्रालय को संशोधन करना पड़ता है। और वहीं मणिपुर के मामले को लेकर के अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला। लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के दौरान जो उन्होंने बात कही, वह कितनी गंभीर थी यह पूरे देश ने देखा। बाद में भी जो उन्होंने बात कही उसको भी लोगों ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, और यह सबके लिए आश्चर्यजनक है कि आखिर प्रधानमंत्री देश के एक राज्य में इस तरह के बड़े पैमाने पर हो रही हिंसा को लेकर के इतने गंभीर क्यों नहीं है। उससे क्या भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ होने वाला है, या सत्तारूढ़ दल को क्या लाभ होने वाला है। मेरे जैसे व्यक्ति के भी इस बात समझ में नहीं आती कि संघर्ष को बढ़ावा देकर के, हिंसा को बिना रोके आप किस तरह का राजनीतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या सरकारों से लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हिंसा को होने देगी और उसके बावजूद भी ऐसे सरकारों का लोग समर्थन करेंगे, ऐसे राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। मिजोरम में जाकर के राहुल गांधी ने ये उत्तर पूर्व की ये पहली यात्रा नहीं है। आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने भी कहा, हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी जब मणिपुर की यात्रा किया था राहुल गांधी ने, और 1-2 दिन नहीं 3 दिन तक लगातार वो बने रहे, और किस तरह का संवाद वहां के लोगों से कायम किया था, और मणिपुर के स्थानीय लोगों ने किस तरह का विश्वास व्यक्त किया एक विपक्ष के नेता के प्रति। राहुल गांधी सरकार नहीं है, राहुल गांधी के पास कोई पद नहीं है, राहुल गांधी के पास ये भी स्थिति नहीं कि ऐसी पार्टी के नेता हों जिसके पास 2 दर्जन से अधिक राज्यों में उनकी सरकार हो। नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी उनकी सरकार नहीं है। बावजूद इसके अगर स्थानीय जनता एक नेता से मिलना चाहती है, अपने उनके कंधे पर सिर रख करके रो लेना चाहती है, तो बहुत बड़े विश्वास की बात है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने राहुल गांधी के ऊपर एक जबरदस्त विश्वास कायम किया है, और वह जो विश्वास बना हुआ है वह फिर इस समय मेघालय की यात्रा के दौरान दिखाई पड़ा। इतने बड़े पैमाने पर जहाँ पे तमाम तरह की पाबंदियां हैं और
तमाम शरणार्थी मणिपुर से यहाँ पहुंचे हुए हैं, बावजूद इसके लोगों का खुल करके राहुल गांधी से मिलना ये एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। और ये भी स्थिति है कि आपको याद होगा अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार ने मेघालय सरकार से कहा था कि आप म्यांमार से आने वाले लोगों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस लें। मणिपुर मेघालय की सरकार ने उसको मना कर दिया। वो एनडीए की सरकार है, बीजेपी दावा करती है कि एनडीए की सरकार है, बीजेपी इसमें शामिल है, और उसकी सरकार ने मना किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और वहां से जो लोगों की आवाज आई है उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारा उन लोगों से जो वहां म्यांमार से आने वाले जो लोग हैं उनसे हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है। हम उस तरह के बहुत ही पारिवारिक रिश्ते के साथ उनके साथ जीते हैं, तो मेरे लिए संभव नहीं है। इस तरह की बात केंद्र सरकार के इसका खुलेआम अवहेलना और बोल करके उसकी अवहेलना करना, यह एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम है उत्तर पूर्व के लिहाज से। अन्य राज्यों की आप बात कीजिए, आपने राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात की। आप सोचिए कि जिस बात के लिए जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगते रहे हैं कि कांग्रेस में कई ग्रुप हैं, आंतरिक संघर्ष बहुत है, आंतरिक मतभेद नेताओं के बीच में बहुत है, वह कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ राजस्थान में अपना सरकार बनाए रखने के लिए लगी हुई, और एक अनुशासन प्रिय होने, अनुशासित पार्टी होने, कैडर बेस्ड होने, एक संगठन से प्रशिक्षित होकर के आने वाले तमाम लोगों की पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी में इतने विभेद सामने आ गए हैं कि लग ही नहीं रहा है कि आप किसी सरकार से लड़ रहे हैं या सरकार या सत्ता में आने के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं। जो जिस तरह के प्रयोग किए बीजेपी ने, उस प्रयोग का परिणाम सबके सामने है। मेरे जैसे मैं मानता हूं कि मोदी जी एक बड़े नेता हैं, उनका व्यापक जन समर्थन है, लेकिन मोदी जी हर राज्य में जाकर बीजेपी को चुनाव जिता देंगे, यह इसको स्वीकार करने में असुविधा है। और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जहां जिसके पास वसुंधरा राजे जैसी नेता जिनकी अपील पूरे राज्य में है, उसकी इस कदर अवहेलना, जबकि स्थानीय नेताओं की अवहेलना का परिणाम भारतीय जनता पार्टी देख चुकी है। और ऐसे में आप जिस नेता के पास लोगों को जोड़े रखने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, जन समर्थन के लिए लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने, विभिन्न समुदायों में सीधा कनेक्ट रखने का एक व्यापक राजनीतिक अनुभव है, ऐसे नेता को ये पार्टी किनारे रखे हुए, क्या उसको राजनीतिक फायदा इससे मिलने वाला है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी अपनी समझ है, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान है। अगर एक वर्तमान सांसद को स्थानीय लोग काला झंडा दिखावें और गो बैक के नारे लगावें, यह एक सामान्य घटना नहीं हो सकती। और वह विधानसभा क्षेत्र वही है जो विधानसभा क्षेत्र उनके संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सामान्य घटना नहीं, गोया कि जो नेतृत्व है उसके खिलाफ लोगों के मन में नाराजगी है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिखरी हुई है, लोगों को आकर्षित करने में विफल है, स्थानीय नेतृत्व का जिस तरीके से वह अवहेलना कर रही है और अपने गवर्नेंस की बात नहीं कर रही है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ने जो राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत की है उसका कोई काट उसके पास है। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने जो राजनीतिक चुनौती पेश की है, कांग्रेस जो चुनौती दे रही है, साफ साफ आप देख रहे हैं। और उसमें क्या कांग्रेस सुपड़ा साफ करने जा रही है, बड़ा सवाल है। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और मध्य प्रदेश उसमें कितना बड़ा रोल अदा करने वाला है, जरा इससे समझ सकते हैं मध्य प्रदेश की जब हम बात करेंगे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी से। और साथ साथ जरा मिजोरम से क्या खबर दे रहे हैं राहुल गांधी, कितना ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं प्रकाश जी आपके अनुसार राहुल गांधी, और क्या कुछ आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश मध्य है और एक साइड राजस्थान, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, और दोनों को देखिए, दोनों के बीच में मध्य प्रदेश, और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ से आगे बढ़िए तो तेलंगाना भी है। तो क्या कुछ पैगाम यहां 150 की जो बात राहुल गांधी कर रहे थे कि हम 150 सीटें जीतने जा रहे हैं, अगर वहां पर 150 सीट लेके आते हैं तब तो राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उधर मिजोरम भी सब इनके हाथ में है, और फिर तो सुपड़ा साफ है, ऐसा माना जाए। लेकिन उससे पहले धरातल पर क्या कुछ है, जरा बताइए। जितने सर्वे राजीव जी हो रहे हैं, अधिकतम सर्वे में बीजेपी की हालत बहुत खराब बताई गई, और वोटों का अंतर जो पिछले चुनाव में केवल 0.13% था,
वो प्रतिशत कहीं 11% तक पहुंच गया है। खास करके बघेलखंड वाले इलाके में बीजेपी को बहुत तगड़ी चुनौती मिल रही है। चंबल और उस पूरे इलाके में, चंबल इलाके में, ग्वालियर इलाके में बहुत तगड़ी चुनौती मिल रही है। बड़ी मुश्किल बीजेपी के सामने यह है कि कब तक प्रधानमंत्री जी के चेहरे को सामने रखकर वो अपनी बात कहें। अभी कांग्रेस ने केवल 144 सीटों की ही घोषणा की है, बाकी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है, लेकिन उसमें भी बीजेपी प्रेरित मीडिया कह रहा है कि कांग्रेस में कितना ज्यादा बिखराव है, क्या क्या है। लेकिन एक बात है, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जो सीटों का वितरण किया, टिकट दिए हैं, उन टिकटों में ओबीसी वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया है, एससी वर्ग का ध्यान रखा है, एसटी वर्ग का ध्यान रखा, और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा टिकट कांग्रेस ने इस बार दिए हैं। कांग्रेस की महिला उम्मीदवार सामने है। दूसरी तरफ लोग देखते हैं, कईयों का मानना है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में जैसे चुनाव लड़ रही है, लगता है कि ये पार्टी नहीं बिग बॉस का घर है। जैसे बिग बॉस के घर में सभी लोग होते हैं, चोर भी उसमें होते हैं, अपराधी भी होते हैं, हत्यारे भी होते हैं, जो कोई सजायाफ्ता है, कोई कहीं से छूट के आया है, कोई आपराधिक मामले में है। तो बिग बॉस का घर लगता है लोगों को, और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो बिग बॉस के घर की तरह है, जिसमें कोई किसी की नहीं सुनता, और बिग बॉस एक ही है जिसकी आवाज दिल्ली से आती है, और उसके चेहरे के सामने ही उसी की आवाज के अनुसार उन्हें काम करना पड़ता है। बिग बॉस में जो जिन लोगों ने देखा होगा वो जानते हैं कि बिग बॉस आदेश देता है दो लोगों को कि आप उसके खिलाफ षड्यंत्र करो, और वैसा षड्यंत्र होने लगता है। ये सारी चीजें लोग महसूस करते हैं, इसीलिए इस तरह की उपमा दी जा रही है। मिजोरम के बारे में राहुल गांधी ने जो बात की है, जिस तरह वो गए हैं, एक अच्छा संदेश जाता है। इस तरह की यात्राएं तो प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को करनी चाहिए, और लोगों से खुलकर मिलना चाहिए, बगैर सुरक्षा के, बगैर भोजन भंडारे के, बगैर होटल का खाना मंगवाए, किसी घर में जाने का नाटक किए, सीधे सीधे लोगों से मिल लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप किसी के घर जाएं और होटल का खाना मंगवा के उसके घर में खाएं, यह बहुत ही ठीक बात नहीं लगती। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में एकता नजर आ रही है, लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने एक छत्र नेता मान लिया कमलनाथ को मध्य प्रदेश में, उससे बीजेपी को खतरा महसूस हो रहा है कि जो कांग्रेस पिछले चुनाव में 3 नेताओं को लेकर आई थी, इस चुनाव में वो एक इकलौते नेता को लेकर आई है, तो क्या हाल होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी 8 मुख्यमंत्री मैदान में खड़ा किए हुए है, तो उन 8 उम्मीदवारों का क्या होगा। उसमें से एक उम्मीदवार तो आज आशाराम बापू के आश्रम में भी गए और वहां उन्होंने गाना गाया, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, कैलाश विजयवर्गीय जी। तो अब ये समझ में नहीं आता कि ये बंधन, प्यार का बंधन किसका है, क्या आशाराम बापू का और बीजेपी का बंधन है या किसका बंधन है। तो बड़ी विचित्र बातें हो रही है। मनोरंजन के पूरे क्षण मौजूद हैं यहाँ, क्योंकि जिस तरह की के हालात हैं। दूसरी बात ये, कमलनाथ हमेशा कहते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलाकार हैं, वो राजनीतिज्ञ नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कलाकार के सामने कलाकार को, टीवी सीरियल के कलाकार को खड़ा कर दिया है, जिन्होंने बजरंगबली की भूमिका निभाई थी। तो अब कलाकार के सामने कलाकार है, और नेता जनता के बीच में है। मिजोरम में, मणिपुर में थे इसके पहले, और मध्य प्रदेश में भी थे। अभी तो ये झांकी है, मुझे लगता है मुख्य खेल अभी बाकी है राजीव जी। जब असल में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो जाएगी, पार्ट 2, असल में भारत जोड़ो यात्रा एक बार अगर औपचारिक रूप से शुरू हो गई, तब जो माहौल बनेगा उसकी कल्पना अभी नहीं की जा सकती, लेकिन बाद में पता चलेगा कि उसका क्या असर रहा। राजीव जी, वो कलाकार कौन है, वो हनुमान कौन है, आइए जरा देख लेते हैं। कल ही हमने दिखाया था, जरा एक बार फिर से, कि हनुमान जी जो हैं वो अब शिवराज सिंह चौहान के सामने हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। और बहुत शानदार वीडियो है। उस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि तुमने, बजरंगबली जी, आपने, राम जी कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो काम कर लिया, अब भक्त
कमलनाथ की मदद करो, चलो मध्य प्रदेश आओ। जरा उस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद सीधा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे भी समझूं कि इस वीडियो से इतर राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत में हमने चर्चा की भी है, वहां से लेकर मतलब मिजोरम से लेकर तेलंगाना तक वाया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्या कुछ है आपका नजरिया उस पर। लेकिन पहले देखिए हनुमान जी को। प्रभु, आपके आशीर्वाद से कर्नाटक में सत्य की जीत हुई। अब क्या आज्ञा प्रभु। हे हनुमान, अब मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करो। अब तुम्हें भक्त कमलनाथ की विजय पताका लहरानी है। तो भक्त कमलनाथ की विजय पताका तुम्हें लहरानी है। प्रशांत टंडन जी, बात मिजोरम से शुरू करते हैं और इन पे तो कल हम लोग बात कर चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला किससे होगा। लेकिन मिजोरम राजनीति के अलावा राहुल गांधी का जाना वहां क्यों महत्वपूर्ण है कि उत्तर पूर्व के राज्य भौगोलिक रूप से थोड़ा कटे हुए हैं बाकी भारत के हिस्से से, और वहां कोई जाता नहीं है। अभी आप देखिए कि मणिपुर में इतना कुछ हो गया और अभी भी लगातार हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से लोग नहीं गए, राहुल गांधी जरूर गए। तो मिजोरम में चुनाव प्रचार में जाना, सड़कों पे घूमना एक इस देश की एकता के लिए बहुत आवश्यक है कि जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो देश की एकता को भी मिलती है, और ये बाकी पार्टियों को भी वहां जाना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी वहां जाना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद मणिपुर की वजह से कन्नी ना काटें और जाएं भी। दूसरा कि देखिए मिजोरम में खास बात यह है कि जो मौजूदा एमएनएफ सरकार है उसके खिलाफ जबरदस्त वहां एंटी इनकम्बेंसी है, और दिक्कत वहां पे क्या है कि एक नया मोर्चा वहां पे आ गया है जो कि वहां की क्षेत्रीय दलों का गठबंधन है, ZPM। अब ये ZPM पिछली बार इलेक्शन में आया और उसको 8 सीटें उन्होंने जीत ली और पहली बार आए, और वो सीटें कांग्रेस के दम पर जीती। सारी सीटें ZPM ने कांग्रेस के वोट से लेकर जीती, और इस बार भी अगर MNF के खिलाफ, मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो ये तीसरा जो फैक्टर है वो एक काम कर रहा है वहां पे। राहुल गांधी की इस यात्रा से हो सकता है कि वो तीसरा फैक्टर न्यूट्रलाइज हो जाए। तो जो कांग्रेस के पक्ष में एक आंशिक बढ़त अभी दिख रही है, वो आंशिक बढ़त अब बड़ी बढ़त हो जाए और सरकार बनाने की स्थिति में मिजोरम में कांग्रेस आ जाए। मणिपुर का भी एक स्पिल ओवर मिजोरम में रहेगा क्योंकि सीमा लगती है, लोग मिलते हैं, संस्कृति भी एक जैसी है लगभग, वो सेंटीमेंट मिजोरम में रहेगा। और अगर वो सेंटीमेंट रहता है और राहुल गांधी की आज की और 2 दिन की यात्रा जो है, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सड़कों पे भीड़ है और राहुल गांधी को से मिलने के लिए लोग बेताब हैं, तो उससे लग रहा है कि मिजोरम क्योंकि छोटा राज्य है और वहाँ खबरें सोशल मीडिया से पहुंच चुकी होंगी इस तरीके के वीडियो बहुत आराम से, तो लगता है कि कांग्रेस इस बार जो है वो अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। और एक बात जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी की एक रणनीति है, और बीजेपी की रणनीति है कि पैराशूट से बड़े नेताओं को दिल्ली से उतारा जाए, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्रियों को। अब ये मंत्री हार जाते हैं या जीत जाते हैं, दोनों ही सूरत में इन मंत्रियों का या इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पॉलिटिकल करियर मुश्किल में या अधर में रहेगा। मान लीजिए कि जीत भी जाए
तो जीत भी जाएंगे तो केंद्रीय मंत्री बने रहेंगे या विधायक बनेंगे। तो इसलिए ये सारे मंत्रियों को किसी एक खास रणनीति के तहत दिल्ली से विदा किया जा रहा है। कोई एक बीजेपी या नरेंद्र मोदी एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं पार्टी के अंदर, और ये अभी से नहीं कर रहे, लंबे समय से कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि मोदी साहब की कैबिनेट में नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के अलावा एक भी व्यक्ति नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय का हो। तो ये नया मंत्रिमंडल वो लगभग बना चुके हैं, और इन दो से भी वो पहली फुर्सत में निजात पा लेंगे। अब यही एक्सपेरिमेंट का एक्सटेंशन हुआ है कि जो भी थोड़े बहुत बीजेपी के अंदर नेता हैं या शख्सियत हैं, उनको इस तरीके से भेजो, जितवाओ या हरवाओ, दोनों स्थिति में उनका राजनीतिक करियर को खत्म कर दो। ये बीजेपी को सोच रहा है कि ये पार्टी के अंदर कुछ चल रहा है, और वो चल ये रहा है कि अगर मतलब एक पॉलिटिशियन है अली अनवर, उनका इंटरव्यू में कर रहा था, और वो ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव हारने के बाद बीजेपी में कंट्रोल रहे मोदी और अमित शाह का, उसके फंड्स में कंट्रोल रहे, इसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है कि पूरी बीजेपी को अपने लोगों से भर दो। और आप देखिए कि इन चुनावों में सुर्खियों में जेपी नड्डा भी कम दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोगों को तो बैठा ही दिया गया पवेलियन में। तो ये भी एक चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। राजीव जी, बिल्कुल, बीजेपी के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बीजेपी को खुद के कब्जे में रखना चाहते हैं, क्या कब्जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को? एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब दे रहे थे यहां पर पढ़ते खोल रहे थे धीरे धीरे प्रशांत टंडन जी, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लेकिन बीजेपी से इतर जब हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की तैयारियों की बात कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो पांचों राज्य है ये कांग्रेस के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। इन पांचों राज्यों के चुनाव जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम है, इन पांचों राज्यों के चुनाव कांग्रेस के इर्द गिर्द दिखाई, और कांग्रेस इसको लीड करते हुए दिखाई दे रही है। संजय कुमार सिंह साहब, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं किस ढंग से कांग्रेस यहां लीड करती हुई दिखाई दे रही है, और राहुल गांधी आज मिजोरम में जो कुछ कह रहे थे उसका कितना असर दूसरे राज्यों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इन पांचों राज्यों में से जो 4 राज्यों की बात राहुल गांधी करते रहे, उसी का असर वहां मिजोरम में राहुल गांधी के उत्साह में दिखाई दिया, या कुछ और है? जरा बताइए। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी एक मुद्दे की तलाश में है और गंभीरता से तलाश में है। पिछले प्रयास बताते हैं, और फैक्ट ये है कि उसको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। तो वो एक संकट है उसके लिए कि मुद्दा मिल नहीं रहा है, और मुद्दे की तलाश में वो कुछ भी कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। आमतौर पे जो ये होता है कि जो सत्ता में है उसके खिलाफ माहौल होता ही है। मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार और ये वो करके केंद्र और राज्य सरकार में अंतर नहीं छोड़ा है। तो जैसे मणिपुर में हुआ, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार और मणिपुर में बीजेपी की सरकार, वो डबल इंजन की सरकार थी। उसके बावजूद बीजेपी की सरकार ने लगभग वहां कुछ नहीं किया, या आप कह सकते हैं कि जो होना था वो होने दिया। जैसे भी आप देखिए, दोनों बातें हैं, या तो कुछ नहीं किया, या वहां जो लोग जो चाहते थे या बहुसंख्यक लोग जो चाहते थे उसको होने दिया, ये बीजेपी ने होने दिया। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन या शासन या राजनीति तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो यह है कि आप सत्ता में हैं तो जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो आप करने दे रहे हैं या होने दे रहे हैं। तो इसलिए उसके खिलाफ माहौल है बुरी तरह, और देश भर में है, सब जगह है, लोग देख रहे हैं। और वो इसलिए ज्यादा है कि जो वादे आप करके आए थे वो भी असाधारण थे, और उनको पूरा करने की कोशिश भी नहीं की गई, कोशिश करते नजर नहीं आए, उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की, और जुमला कह के उसको खत्म कर दिया गया। तो इसमें जो वोटर की नाराजगी होनी चाहिए, जो हो सकती है, वो भारत के वोटर ऐसे नहीं, ठीक है कुछ लोग हैं जो बहुत नहीं ध्यान देते हैं, धर्म होगा,
उनकी और कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ और चाहत होंगी, कुछ और राजनीतिक मकसद होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो मैटर करते हैं वो काफी पॉलिटिकली कॉन्शियस और समझदार लोग हैं और पिछले चुनाव के परिणाम ये बताते रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बीजेपी पॉलिटिकली बहुत कमजोर और खराब स्थिति में है, क्योंकि एक तो उसने जो कहा वो किया नहीं, दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ दिया नहीं, और तीसरे जहां कुछ काम करना था वहां कुछ करती नजर ही नहीं आई, और मुद्दे की तलाश में वो मणिपुर छोड़ करके इजराइल और हमास में भटक गई है। तो पार्टी से क्या उम्मीद की जाए, कौन उम्मीद करेगा? अब इसको बचाने के लिए या इसके कारण जो नुकसान हुआ है पॉलिटिकल या छवि का, उसको भरपाई करने के लिए कोई मुद्दा तलाशा जा रहा है। वो मुद्दा अगर पुलवामा जैसा कुछ मिल गया, पाकिस्तान से युद्ध हो गया, चीन ने कोई हमला कर दिया, तो बिल्कुल बात बदल जाएगी। वैसे इसके अलावा अगर कुछ बहुत बड़ा ना हो, और या जो बड़ा हो भी जाए तो पब्लिक समझेगी, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी के लिए अब कुछ उम्मीद है। जहां तक राहुल गांधी की बात है, बीजेपी की रणनीति अभी तक यही थी कि हम कांग्रेस को या विपक्ष को पूरी तरह खत्म कर देंगे, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं होगा, और हम जैसे चाहेंगे वैसे वीर तुम बढ़े चलो की तरह आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारा कोई विरोध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो इन लोगों ने पूरा किया, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, हर किसी को डैमेज किया, हर किसी को परेशान किया, जेल में बंद कर दिया, और वो सब जारी है, उसमें कोई कमी नहीं है, जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो इससे इसको कोई पसंद तो करेगा नहीं, इसको कोई पसंद करेगा नहीं, और जो डर रहे हैं वो भी उनको मौका है चुनाव में उसका हिसाब बराबर करने का। तो चुनाव में, और चूंकि विधानसभा राज्यसभा मोदी जी के डबल इंजन के कारण अलग नहीं रह गया है, तो पहले लोग विधानसभा के चुनाव में मोदी जी से नाराजगी या बीजेपी से नाराजगी निकालेंगे। वो दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, हिमाचल से लेकर के कर्नाटक तक में दिखा, और अभी जो भविष्यवाणी है वो सब उससे दिख रहा है। बस आशंका सिर्फ ये है कि इनको कोई मुद्दा मिलता है कि नहीं, या बना पाते हैं कि नहीं। अगर कुछ बना लेंगे तो शायद कुछ संभल जाए या कुछ और हो जाए जो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अदरवाइज इनकी स्थिति बहुत कमजोर है, और राहुल गांधी बहुत बढ़िया से चल रहे हैं, जिसपे कुछ कमेंट करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा हो नहीं सकता था, ना उनके फेवर में इससे अच्छी स्थितियां हो सकती थी, ना वो इससे अच्छा कुछ और कर सकते हैं। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, राजीव जी बिल्कुल। और इस बीच अभी आप जो फोटोग्राफ्स देख रहे थे वो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स के बीच, यानी बेरोजगार छात्रों के बीच राहुल गांधी, और ये आज उनको संबोधित कर रहे थे शाम के वक्त राहुल गांधी मिजोरम में। और वहाँ ये हॉल देखिए खचाखच भरा हुआ, ऊपर भी जो पीछे दिखाई दे रहा है वहाँ भी दर्शक दीर्घा कहें या कुछ और, लेकिन वहाँ भी हैं लोग, और सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी। मिजोरम में 2 दिन रहने वाले हैं राहुल गांधी, इसके बाद सीधे तेलंगाना जाएंगे जहाँ 3 दिन रहेंगे। अभी 2 दिनों के बाद, यानी कि ये आज 16 तारीख है, 16 और 17 को मिजोरम, फिर 18, 19 और 20 3 दिन तेलंगाना में राहुल गांधी बिताने वाले हैं। तो क्या यहाँ पर पैक कर रहे हैं राहुल गांधी, बिल्कुल रास्ता जो है वो सुगम कर रहे हैं, प्रशस्त कर रहे हैं जीत की राह पर अपनी पार्टी को ले जाने के लिए? ये समझना चाहते हैं हम। विजय शंकर सिंह साहब, आपसे ज़रा समझूं कि कैसे आप देखते हैं। राहुल गांधी पर केंद्रित हम बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस ने इन पूरे 5 राज्यों के चुनाव को इतनी, अगर कहें तो बहुत ही धैर्य के साथ और सीरियसनेस के साथ इसको अभी से पटरी पर लाकर बहुत पीछे आज की तारीख में देखा जाए, क्या आपको भी लगता है क्या कि बीजेपी को छोड़ दिया है? जी राजू जी, सबसे पहले तो आपको और डीवी लाइव को बहुत बहुत बधाई कि 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स इसके हो गए हैं, और इसकी वजह से जब आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है और आपके साथ हम भी कभी कभी हफ्ते में 2 दिन आपसे जुड़ते हैं, तो ये जिम्मेदारी हम पर भी आ जाती है कि हम इस शो की जो गंभीरता है, शो का जो कंटेंट है, शो का जो स्तर है, उसको बनाए रखें। बहरहाल बहुत अच्छा शो चल रहा है, ये अलग बात है कि कुछ लोगों को ये तकलीफ भी देता होगा, वो बराबर तकलीफ देगा, वो अलग बात है। अब आते हैं मिजोरम पे। मिजोरम में राहुल गांधी ने जो मणिपुर का जिक्र किया है, वो एक निश्चित रूप से एक हैरान करने वाली बात है। देश के एक राज्य में
पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाए और इस सिस्टम के बैठने का प्रमाण केंद्र सरकार खुद दे, आर्टिकल 355 के अंतर्गत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वो ले ले। सीएम अपना इस्तीफा देने जाते हैं और कोई लड़का उनका इस्तीफा छीन के फाड़ के फेंक देता है, सोशल मीडिया पे आ रहा है और सीएम कहते हैं कि किसी ने छीन के फाड़ दिया था। जिसे लगा कि इसके बाद मणिपुर में कागज ही खत्म हो गया, दोबारा इस्तीफा नहीं दिया जा सकता। तीसरी बात, वो खुद कहते हैं कि ऐसी घटनाएं तो यहाँ बहुत सी हुई हैं। इन सारी घटना होने के बाद भी प्रधानमंत्री वहां एक बार भी नहीं गए, जाना तो छोड़ दीजिए, जागे भी नहीं, और जागे तब जब सुप्रीम कोर्ट ने सुमो को संज्ञान लिया और तमाम तरह तरह की कमेटियां बनाई। और दूसरी तरफ आप इजराइल देख लीजिए, जिस दिन हमास ने हमला किया, हर आतंकवादी हमले की निंदा की जानी चाहिए, इसकी भी निंदा की जाएगी, निंदा की जा रही है। जिस दिन हमला किया उसी दिन उनका ट्वीट आ गया कि वो इजराइल के साथ। उन्हें लगा कि ये बात तो बड़ी ऊटपटांग हो गई है, क्योंकि आप पिछले 75 साल से चली आ रही विदेश नीति को नहीं बदल सकते। इजराइल की आप कितनी भी तारीफ करें, कितना भी उसके साथ खड़े रहें, आप बिल्कुल वही कहें कि नहीं यहूदियों का कोई मुल्क नहीं होता, उनके मुल्क के साथ खड़े रहिए। लेकिन इस बात को मानना चाहिए कि इजराइल का जो गठन हुआ था, इजराइल ने अपने अलॉटेड जमीन से ज्यादा जमीन कब्जियाई है, और जब तक वो जमीन का कब्जा वापस नहीं होता तब तक वहां का संकट नहीं आएगा। और भारत सरकार सी स्टैंड पर आई। दिक्कत यह है प्रधानमंत्री जी की कि जो स्टैंड वो लेना चाहते हैं वो स्टैंड अंतर्राष्ट्रीय रूप से लिया नहीं जा सकता, और जिन लोगों को वो संबोधित कर रहे हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनके लोग हैं, जिनको अमूमन भक्त प्रजाति कहते हैं, उनको वो कुछ करके समझा नहीं सकते। अच्छा, दूसरी बात, अब आते हैं चुनाव में मिजोरम के, तो जो आपने दिखाए हैं और मणिपुर का असर बहुत पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अब अगर प्रधानमंत्री जाते भी हैं मणिपुर, तो ये सबको यही लगेगा कि वो किसी दबाव में गए हैं और एक प्रकार की उन्होंने फर्ज अदायगी की है, इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। आप किसी के दुख में अगर तत्काल न पहुंच पाए और न पहुंच पाने का कोई पर्याप्त कारण न हो, तो बाद में साल भर बाद जाने पर उसका कोई बहुत असर नहीं रहता, वो कोई तमाशा ही बनता है। अब आते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उस पर, तो बहुत कुछ पॉलिटिकल जानकारी वो प्रकाश हिंदुस्तानी दे चुके हैं। असल में मुझे जहां तक लगता है भारतीय जनता पार्टी को यह खतरा ज्यादा है। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी और शाह जी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया, खासकर पार्टी के दो शीर्षस्थ नेताओं राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जी को, आप ये देखिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है। निशिकांत दुबे, जिनके ऊपर तमाम आरोप है, फर्जी डिग्री का भी आरोप है और भी आरोप है, और इस समय वो प्रधानमंत्री के सबसे चहेते बने हुए हैं। स्मृति ईरानी जो भी विवादों में घिरी है, अभी अमेठी में लेकर इनको लेकर बड़ा तमाशा हुआ, मुंह की खानी पड़ी। ये प्रधानमंत्री की तरफ से खड़ी हुई, मतलब सरकार की तरफ से खड़ी हुई विश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए। लेकिन वरिष्ठतम मंत्रियों में से राजनाथ सिंह, जिनकी नंबर 2 की हैसियत कही जाती है, न हो भले अमित शाह ने वो हैसियत ले ली हो, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? न तो राजनाथ सिंह किसी से खराब बोलते हैं, न तो राजनाथ सिंह कभी विवादित बोलते हैं, न तो राजनाथ सिंह कभी ऐसा बोलते हैं जो मोदी जी को चुभे, वैसी बात करते ही नहीं है। ये सीधी सीधी बात यह है जो प्रशांत जी ने कहा है कि वो अपनी बीजेपी बना रहे हैं, और जब वो अपनी बीजेपी बनाएंगे तो बीजेपी का जो परंपरागत कैडर बेस है वो धीरे धीरे खिसकता चलाएगा। तो निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि चुनाव आप मेरे चेहरे पर लड़िए, चुनाव आप कमल पर लड़िए, चुनाव आप मेरे चेहरे पर लड़िए, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। लोकतंत्र में डबल ट्रिपल इंजन नहीं होता। लोकतंत्र में जनता पंचायत अलग चुनती है, जिला पंचायत अलग चुनती है, राज्य सरकार अलग चुनती है, केंद्र सरकार अलग चुनती है, और ये उसकी इच्छा है। सारी सरकारों का काम अलग है, दायित्व अलग है, जिम्मेदारियां अलग है। ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री जी ये बात करते हैं तो साफ साफ सी बात है कि जो अधिनायकवाद का जो उनके अंदर एक वायरस है, मैं इसे वायरस ही कहूंगा, उससे वो बुरी तरह संक्रमित है और वो साफ साफ सामने आ जाता है। अब रहा सवाल, बस अपनी बात खत्म करूंगा एक वाक्य कह के कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो निश्चित रूप से जो ये सोचा जा रहा था कि कांग्रेस में इनफाइटिंग होगी, जो ये सोचा जा रहा था कि G23 बहुत बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं का संगठन है, वो राहुल गांधी को उखाड़ देगा, सोनिया गांधी बीमार हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस खत्तुल हवास हो जाएगी, अध्यक्ष भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पीछे से उस पर कमांड किया जाएगा। लेकिन ये सारी शंकाएं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की,
धीरे धीरे निर्मूल हो गए। अध्यक्ष खड़गे जी आए और मजबूती से जमे हुए हैं। आज उन्होंने लाल किताब का बड़ा जिक्र किया। यही लाल किताब का जिक्र जब मोदी जी ने भी किया था कि एक किताब है लाल किताब, उसमें बहुत कुछ है, अब उसकी जांच क्यों नहीं करा लेते? आपको लेकिन जांच कैसे कराएंगे? आप आज गारंटी देंगे और 5 दिन बाद उसको आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे। ऐसी स्थिति में आप कैसे किसी की जांच करा सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इन सब स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का मनोबल काफी गिरा हुआ है। उनके नेताओं में भी ये सोच के थोड़ी हैरानी हो रही है और निश्चितता है कि आगे क्या होगा। तो मैं तो ये समझता हूं कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को, लेकिन एक बात मैं चेतावनी के रूप में कहना चाहूंगा कि कभी कभी जब हम इम्तिहान देते हैं तो ये लगता था कि अरे तो हम तो आराम से 5 सवाल कर लेंगे और 100 नंबर में 80 नंबर खींच ले जाएंगे। हम यही गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये अंतिम समय तक कब क्या हो जाए, संजय जी ने बड़ा सही कहा कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड घटना ये हो सकती है, ये प्लांट हो सकती है, क्या पता ये दिमाग में चल भी रहा हो, किसी को अंदाजा नहीं लगेगा। अचानक एक दिन सुबह कुछ हो जाएगा और उसका असर बहुत तेजी से होगा। तो हमें हर मिनट कांग्रेस को सतर्क रहना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें 5 राज्य जीतने हैं, न सिर्फ उनकी अपने लिए बल्कि देश के लिए भी, क्योंकि देश जिस तरीके से तानाशाही से घिरा हुआ है, जिस तरीके से हर मोर्चे पर बर्बादी हो रही है, उसको लेकर भी सरकार का जाना ही उचित होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें यहाँ आप कह रहे हैं और कांग्रेस के लिए भी एक रास्ता दिखाई देना चाहिए इस चर्चा के दौरान भी, और वो रास्ता साफ दिख रहा है। हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ उतनी ही मजबूती के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखते हुए दिखाई देते हैं। एक मजबूत कहें तो जो ट्रेन है वो निकल चली है ऐसा लगता है, और उसके 2 पटरी या 2 पहिए, और उसमें एक राहुल गांधी, दूसरी तरफ खड़गे साहब हैं। एक उधर नॉर्थ ईस्ट में तो दूसरे जो हैं वो यहाँ राजस्थान में। जरा आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो भाषण है आज का, उस भाषण को गौर से सुन रहा था शुरुआत में, और उसमें से एक छोटा सा अंश निकाल कर आप लोगों के बीच रखा जिसमें लाल किताब वाली बात थी, और रखना इसलिए भी ज़रूरी था कि उनकी बातों में से, क्योंकि लाल किताब पर खूब चर्चा हुई थी। लेकिन यहाँ जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है राजस्थान में मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसको लेकर ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनको अब ये अंदाज़ा हो गया है कि हम चुनाव राजस्थान का भी जीत रहे हैं, ये माना जाए? निश्चित तौर पर राजीव जी, मुझे लगता है खड़गे जी जिस दमदारी के साथ बात कर रहे थे आज, वो इस बात का साफ परिचायक है कि खड़गे जी पूर्णतः आश्वस्त है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रही है। और जाहिर सी बात है कि उनके पास भी बहुत सी सूचनाएं होंगी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके पास भी बहुत सी सूचनाएं होंगी जिसके आधार पर वो इतनी दमदारी के साथ बात कर रहे हैं। दूसरा, वो जिस अंदाज में बात कर रहे हैं राजीव जी, लाल किताब को लेकर के जो उन्होंने प्रहार किया, तो वो तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि लाल किताब का असर प्रधानमंत्री के ऊपर ज्यादा है, और लाल किताब के सारे टोले टोट के जो किए जाते हैं वो प्रधानमंत्री जाकर के करते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लाल किताब का लेकर के कहा, और जो मतलब जिस मजबूती के साथ उन्होंने कहा कि यहाँ लाल किताब है और उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चोट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। दूसरा, राजीव जी जो डबल इंजन की बात की जाती है, मुझे लगता है कि असली डबल इंजन तो कांग्रेस के अंदर है। एक इंजन मिजोरम में था तो दूसरा इंजन आज राजस्थान में था। तो ये डबल इंजन जो ये मजबूती के साथ जो डबल इंजन चल रहा है और कांग्रेस को एक सही पटरी पे लेकर के डबल इंजन जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन जो है या तो उसमें से कोई सा एक खराब हो जाता है, वरना जो दोनों अलग अलग दिशा में चलने लगते हैं। कभी डबल इंजन जो है बहुत से मुद्दों पे अमित शाह जी कुछ बोल जाते हैं और मोदी जी पीछे से आते हैं, कहते नहीं अमित शाह की बात गलत थी, मोदी जी की बात सही थी। अमित शाह जी कह जाते हैं कि मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं। तो वहां तो डबल इंजन जो होते हैं उसी विपरीत दिशा में भी चल पड़ता है। लेकिन यहाँ जो कांग्रेस का डबल इंजन है, ये डबल इंजन जो बिल्कुल सही दिशाओं में सही रास्ते पे जा रहा है और सही पटरियों पर सही वेग के साथ दौड़ रहा है। मुझे लगता है कि ये जो है दोनों के डबल इंजन का अंतर है। तो आज खड़गे जी ने जिस तरीके से राजस्थान से प्रहार किया है और राजस्थान से जो लगातार सूचनाएं आ रही हैं राजीव जी, कल हम लोगों ने वो ये दिखाया भी था, शायद कल ही दिखाया था हम लोगों ने, हमारे यहाँ खबर थी कि किस तरीके से जो राज्यवर्धन सिंह राठौर इनके वहाँ उतारे गए हैं कैंडिडेट, उनके खिलाफ किस तरीके से वहाँ काले झंडे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिखा रहे हैं। और राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है वो गाड़ी से उतर करके लड्डू खिलाना चाहते हैं, वो कार्यकर्ता लड्डू खाने से मना कर देते हैं। वहाँ मशहूर मशाल जुलूस निकल रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर के खिलाफ।
साचौर एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां जिसको टिकट दिया गया उसके विरोध में 8 में से 6 जो उनके मंडल अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये विद्रोह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखी जा रही है। ये निश्चित तौर पे जो मोदी जी की नीति है, अपने सारे पुराने नेताओं को निपटा दो अच्छे तरीके से, ताकि 2024 के बाद जो है कोई बचे ही नहीं मोदी जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उस नीति पे जो चल रहे हैं। तो भाजपा के पुराने नेता हैं वो भी अच्छे तरीके से समझ गए कि मोदी जी चल के नीति पे रहे हैं, इनको भाजपा से कुछ लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ डबल इंजन जो अपना और अमित शाह जी, इन दो से इनको लेना देना है, और उन्हीं के हित में जो ये काम कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि बड़े नेता भी भाजपा के समझ गए हैं, और इसलिए वो भी जो भारतीय जनता पार्टी को ही निपटाना चाहते हैं। तो यानी मोदी जी भी भारतीय जनता पार्टी को निपटाना चाहते हैं एक इंजन, और दूसरा जो बड़े नेता भाजपा के हैं वो भी इनको भाजपा को ही अब निपटाना चाहते हैं। तो वहां का डबल इंजन जो है वो पार्टी को ही निपटाने पे लगा है, कांग्रेस का डबल इंजन जो है वो कांग्रेस को आगे ले जाने पे लगा हुआ है। मुझे लगता है ये एक बड़ा अंतर जो है ये दोनों डबल इंजन में है। बहुत बड़ा अंतर यहां दिखाई दे रहा है, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी। और आज एक बहुत शानदार तस्वीर मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर में अगर हमारी टीम दिखा पाए, राज्यवर्धन सिंह राठौर, उनको भाई वो तो सांसद हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, और उनको अब उतार दिया गया है मैदान में कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ से, और उनके खिलाफ बीजेपी के लोग ही काले झंडे दिखा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। वो फिर मिठाई के डब्बे लेके आते हैं, मिठाई खिलाने की कोशिश करते हैं, कोई नहीं खाता है। अगर उस तस्वीर को दिखा पाएँ तो थोड़ी देर में ज़रूर दिखाइए। लेकिन आना चाहता हूँ स्वामी जी आपके पास, ये जो तस्वीरें आ रही हैं और इन तस्वीरों से इतर राहुल गांधी की पदयात्रा इस वक्त, देखिए अमूमन हम सब देख रहे हैं लगातार कि आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निकलते हैं, कुछ रैलियां करते हैं, रोड शो करते हैं, और बाकी दलों के नेता भी करते हैं। लेकिन अभी राहुल गांधी का रोड शो या उनकी पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा एक्सटेंशन जो कह लें, क्या मायने रखती है? आखिरी वक्त और इस वक्त दोनों में क्या फर्क है? चाहे यहां हो, और अभी 3 दिन वो तेलंगाना में रहेंगे, वहां भी है 200 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलेंगे तेलंगाना में राहुल गांधी। भी समझ आता हूं। अनम्यूट कर लीजिए स्वामी जी, स्वामी जी प्लीज अनम्यूट। स्वामी जी की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन ज़रा इधर शकील अख्तर जी के पास आता हूं, तब तक स्वामी जी की आवाज़ कीजिए। क्या मानते हैं, क्या माना जाए इसको शकील अख्तर जी, कि चुनाव के ऐन वक्त अमूमन हम देखते हैं कि कल से चुनाव प्रचार, कल आखिरी दिन है और आज लोग निकलते हैं और रोड शो करते हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी इस वक्त कर रहे हैं, क्या माने? देखिए, ये तो राहुल जो हैं अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं, और वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी को मात देना है और कांग्रेस की वापसी करवाना है तो उन्हें इसी तरह पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार करना पड़ेगा। हम इसके बारे में और बात करें, इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे राजीव जी कि हालत जो है किस तरह बदल रहे हैं। और ये जो आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे थे, ये उनकी कोशिशें, उनकी मेहनत और उनके जो लगातार घूमना है, उससे मध्य प्रदेश में आपको मालूम है कि कल एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और एक पत्र आया कि दिग्विजय सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है जी। लेकिन उसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये सारा का सारा बीजेपी ने किया है, और कांग्रेस के लोग थाने में गए और वहाँ उन्होंने कहा कि एफआईआर लॉन्च की जाए। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है कि वो एफआईआर जो है वो लॉन्च कर ली गई है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से वो एक जाली पत्र चलाया था दिग्विजय सिंह का, तो उनके खिलाफ धारा आईपीसी की 469 और 501 में एक केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है। और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, इसलिए कि इससे पहले ऐसी कई घटनाएं हुई, पुलिस ने किसी भी मामले में एफआईआर लॉन्च नहीं की थी। तो ये एफआईआर लॉन्च करने का मतलब है कि वहाँ पे सरकारी अधिकारी अब इस बात को समझ गए हैं कि माहौल अब पहले जैसा नहीं है, माहौल में बदलाव है। और ये 469 जो है एक बड़ी गंभीर धारा है जो फोर्जरी के लिए यूज़ की जाती है, कूट रचना जिसे हिंदी में कहते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है, जाली दस्तावेज बनाना।
इसके अंतर्गत 3 साल तक की सजा हो सकती है और ये बीजेपी के प्रवक्ता के खिलाफ है। और बीजेपी प्रवक्ता भी कौन है? और बीजेपी की सरकार है वहां, सबसे बड़ी बात है सरकार है कि वहां सरकार है और उसके बाद आप उसके खिलाफ, उसके प्रवक्ता के खिलाफ अगर वहां आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, इसका मतलब हवा का रुख बदल रहा है। और आपके पास फिर से आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा एक वीडियो जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि राज्यवर्धन सिंह राठौर वो मिठाई खिला रहे हैं, लेकिन उनके ही समर्थक, जो पहले समर्थक होते थे, बीजेपी के कार्यकर्ता काले झंडे दिखा रहे हैं और मिठाई खाने से मना कर रहे हैं। जरा देखिए उस वीडियो को। बहुत अब यहां जबरदस्ती राज्यवर्धन सिंह राठौर उनके साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं, मिठाई लेके आए, मिठाई खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहां क्या कुछ चल रहा है। काले कपड़े दिखाए जा रहे हैं और गो बैक राज्यवर्धन सिंह राठौर गो बैक के नारे लग रहे हैं। जरा इस पर प्रतिक्रिया शकील अख्तर जी, फिर सीधे आएंगे हम प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास। जी, 1 मिनट अगर राजस्थान में बात करने से पहले हम इस बात को पूरी कर दें, जो मध्य प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे थे, तो जो वहाँ प्रवक्ता हैं वो डॉक्टर हैं, पेशे से MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर हितेश वाजपेयी। उनके खिलाफ केस दर्ज करना एक बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी सरकार के लिए और बीजेपी पार्टी के लिए। दूसरी बात, इसमें एक ख़ास बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें कांग्रेस के जीत की संभावनाएं सबसे ज़्यादा मालूम पड़ रही हैं। 5 राज्यों में अगर कोई पूछता है कि सबसे अच्छी पोजीशन कांग्रेस की कहाँ है, तो लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में। अब ये जो आपने राजस्थान का जिक्र किया, तो राजस्थान की बात बताते हैं हम आपको कि राजस्थान में जो ये सीन है, ये दृश्य है, ये वही है कि स्थानीय नेताओं को छोड़ के आप किसी सांसद को अगर टिकट देंगे तो विरोध होगा। और विरोध उस स्थिति में हो रहा है जब वहाँ पे वसुंधरा राजे जैसी बड़ी नेता को किनारे करके मोदी जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी पहले समझ रहे थे कि वसुंधरा को अगर मैंने किनारे कर दिया तो वसुंधरा के समर्थकों के हौसले टूट जाएंगे और कहीं कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जी। आप ये दृश्य जो देख रहे हैं, इसके पीछे सारे असंतुष्ट नेता हैं। और जो गुलाब चंद कटारिया से वसुंधरा राजे मिली है, तो हम बता दें कि राजस्थान के बीजेपी के नेताओं में इस वक्त सबसे सीनियर मोस्ट नेता जो है गुलाब चंद कटारिया हैं। गुलाब चंद कटारिया RSS के आदमी हैं। बीजेपी में जिस तरह लोग होते हैं कि कुछ लोग RSS के बहुत ख़ास होते हैं, बहुत नज़दीक के होते हैं, उसी तरह के गुलाब चंद कटारिया नेता हैं। उनसे वसुंधरा राजे का मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया को भी किनारे कर दिया गया है। इन दोनों नेताओं के मिलने से वहाँ पे बीजेपी के अंदर बड़ी हलचल मची हुई है और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है वहाँ पे बड़े तगड़े मुकाबले में है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वहाँ पे कमज़ोर है। कांग्रेस ने अभी तक वहाँ टिकट डिक्लेयर नहीं करे हैं और थोड़ी सी परेशानी वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा समस्याएं दोनों पार्टियों को लेकर हैं। लेकिन बीजेपी में समस्या इसलिए ज़्यादा है कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी नेता हैं वसुंधरा राजे, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। और अगर उन्होंने बगावत कर दी तो वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। जी बिल्कुल। गुलाब चंद कटारिया अभी राज्यपाल हैं, वो जहाँ तक मुझे ध्यान है असम के। खैर, बातें हम कर रहे हैं यहाँ, सीधा आना चाहते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, और उसी सवाल के साथ कि उधर राहुल गांधी, और ज़रा समझूं आपसे कि क्या जो पिक्चर हम उधर देख रहे हैं और जो पिक्चर अभी थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे इधर का, राजस्थान की जो तस्वीर आप देख रहे थे, अगर इन सबको एक साथ देखा जाए तो क्या कुछ आपको लगता है? और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी पदयात्रा जो कर रहे हैं, और जो सवाल लेके आया था मैं कि कई लोग ऐसी रोड शो पदयात्राएं जो हैं वो आखिर में करते हैं, लेकिन अभी शुरुआत में, चुनाव के शुरुआत में ये करना क्या एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमको आखिर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, या ये कि एक माहौल अभी से निर्मित कर दिया जाए जिसमें लोग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की चर्चा करने लगे? कैसी स्ट्रेटेजी आप इसको देखते हैं?
राजीव जी, जो आपने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर का ये दिखाया दृश्य, इसमें एक नारा और चला है जो अभी कवर नहीं हुआ आपकी वीडियो में। वो नारा है, कर्नल बात मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले। ये नारा बड़ा प्रचलित हो रहा है, और केवल ये नारा कर्नल साहब के खिलाफ नहीं हो रहा है, ये आपके मध्य प्रदेश में तोमर साहब के खिलाफ भी हो रहा है, और ये जो है इंदौर के अंदर विजय वर्गीय साहब के साथ भी हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी की पदयात्रा ये चीज शो करती है। देखिए, हम लोग उस सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं कि जो बात आपके चैनल में हम कहते हैं, ये हम जाके किसी भी देश के कोने और विदेश के कोने में बोल सकते हैं। हम केवल ये बोलते हैं कि सब धर्म और जाति संप्रदाय को मिलजुल कर रहना चाहिए। ये जो लोग हैं जो कि देश को तोड़ रहे हैं, ये लोग केवल अपने जहां पे ये बहुसंख्यक हैं वहां ये बात बोल सकते हैं, वरना इनको विदेश में जाके क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरियाज में महात्मा गांधी के सामने नमन करना पड़ता है। जब ये मुस्लिम देशों में जाते हैं, महात्मा गांधी के साथ नमन करना पड़ता है, और जब बहुसंख्यक हिंदू समाज के सामने आते हैं तो ये गोडसे की बात करते हैं। असलम चिश्ती साहब ने एक बात कही, असलम चिश्ती साहब ने, आपके जो दर्शक हैं, बड़े प्रबुद्ध दर्शक हैं, उन्होंने कहा कि मौसम राजीव जी बदल रहा है। असलम जी, मौसम बदल नहीं रहा है, बदल गया है, और आपको 2 महीने के बाद देखिएगा ये मौसम कैसा बदला है। इसका कारण ये है कि आज की तारीख में ये एक ऐसा पक्ष है, राहुल गांधी ये दिखा रहे हैं मिजोरम में जाके कि वो कुकी संप्रदाय के साथ भी घूम सकते हैं, वो मैती के साथ भी घूम सकते हैं, वो नागास के साथ भी घूम सकते हैं, वे मिजोस के साथ भी घूम सकते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, सिख, अम्बेडकराइट्स, द्रविडियंस, वो सबके साथ घूम सकते हैं। और ये जो दूसरी तरफ के लोग हैं, ये केवल एक अपना जो ढोंगी एक वर्ग इन्होंने पैदा कर दिया है, अंधभक्त श्रेणी पैदा कर दी है, ये केवल उनके साथ घूम सकते हैं। तो निष्कर्ष तो देखिए राजीव जी निकल गया है, और आप देखिएगा कि अभी तो शुरुआत है। अभी आप देखिए गुजरात के अंदर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है जो बहुत लोगों को अभी पता नहीं है, सूचनाएं बाहर नहीं आ रही हैं। कर्नाटका के अंदर बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह पनप रहा है। महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होगा, 1 महीने के अंदर आपको ऐसी सूचना मिलेगी। आप शिवसेना शिंदे साहब की बात मत कीजिए, एनसीपी अजीत पवार की बात मत कीजिए, बीजेपी वर्टिकली टूटेगी। और आप ये देखिए, अभी तो केवल लोग वेट कर रहे हैं और ये देख रहे हैं जिस प्रकार से बीजेपी छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं, और या तो थर्ड अपना एक अलग पार्टी बना के इंडिया अलायंस में जाने की बात कर रहे हैं या कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं। तो आप ये समझिए, आपके श्रोता और दर्शक समझ लें, हम लोग जो बात कह रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से कह रहे हैं। मौसम बदल नहीं रहा है, मौसम बदल गया है, चुका है। कैसे देखते हैं आप सुनील शुक्ला जी, और क्या ये मौसम बदलने का ही हाल है कि शुरुआत में ही रोड शो या शुरुआत में ही भारत जोड़ो यात्रा एक्सटेंशन या शुरुआत में ही लोगों से मिलना, ये क्या कुछ कहलाता है? और चुनाव की स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखा जाए तो ये कितना फायदेमंद रह सकता है कांग्रेस के लिए जो राहुल गांधी कर रहे हैं? राहुल गांधी का अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में जो कंसिस्टेंसी है, यही उनकी ताकत है। राहुल गांधी ने संसद से लेकर के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसके बाद के में भी जो अपने राजनीतिक अभियान में लगातार आक्रामकता बनाए रखे हैं और विजिबल रहे हैं, यह सबसे बड़ी ताकत है उनकी। और इसके कारण से ही ये आज इस सरकार के खिलाफ एक विरोध का एक राजनीतिक माहौल बन पाया। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के प्रचार माध्यमों से या जिस तरीके से उनका जो आईटी सेल है और जिस तरीके से वो खबरों को फैलाते हैं, उसमें इनको काट पाना और जनता के बीच में विश्वास बना पाना इतना आसान नहीं था। राहुल गांधी लगातार सड़कों पे, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन वो दिखाई न पड़े। और ऐसे में जब समाचार माध्यम उस विपक्ष का बहिष्कार कर रहा हो, खासतौर से राहुल गांधी का बहिष्कार कर रहा हो, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम आप कहते हैं उसमें कोई कवरेज न हो, जो लोगों से वो बात कहते हैं उसको समाचार पत्रों में वो स्थान न मिल पावे, उनके राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थान न मिल पावे, ऐसे में लोगों के साथ विश्वास बना पाना, ये राहुल गांधी की जो अपनी राजनीतिक कंसिस्टेंसी है, यही इसका सबसे बड़ा योगदान है। और राहुल गांधी ने कहा भी था कि मेरे पास लोगों के बीच में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब संसद में हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरे माइक बंद कर दिए जा रहे हैं, समाज मीडिया जो है वो हमारी खबरों को छाप नहीं रहा है, तो हम कहाँ जाएं लोगों के बीच में जानने के अलावा। तो जो ये तरीका उन्होंने अपनाया, और इसमें तो निरंतरता ही चाहिए, आप इसके अलावा और आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है। दूसरी चीज कि राहुल गांधी ने, मैं जिसका मैं समर्थक हूँ,
राहुल गांधी ने केवल मुद्दों की बात की है। राहुल गांधी ने कहीं से कहीं इधर उधर कोई बात नहीं की। जो सरकार की विफलताएं हैं उसको लेकर के सामने आए हैं। सरकार ने जो वायदे किए थे, जो वायदा खिलाफी की है, उसको सामने लेकर के आए। जो लोगों को आश्वासन दिए थे उनको पूरा नहीं किया, वो सामने लेकर के आए। और जो ये सवाल लोगों के बीच से उठे, चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे सरकार की नाकामियों का सवाल हो, चाहे किसानों की समस्याओं का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, राहुल गांधी लगातार उन्हीं मुद्दों को बोलते हैं जो लोगों के बीच से निकले हैं। आप चाहे मिजोरम में हो रहा, मिजोरम में वही बात कर रहे हैं जो लोगों के बीच में। आखिर लोगों के बीच में सवाल है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के मसले पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये किसी राजनीतिक दल की आलोचना नहीं हो सकती। ये सामान्य आदमी के मन में बात है कि आखिर प्रधानमंत्री इतने महत्वपूर्ण घटनाक्रम के को लेकर के भी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। और यह जो ताकत है, यह जो राहुल गांधी की कार्यशैली है, इसी ने इस लोगों के बीच में विपक्षी विश्वसनीयता बनाई और सरकार के सामने चुनौती खड़ा की। आज यही वजह है कि आप कहते हैं, मैं राजस्थान में क्या है, राजस्थान में 5 साल बाद सरकार बदलने की प्रक्रिया भी है, परंपरा भी है। सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ प्रचार अभियान भी है। बावजूद इसके कोई एंटी इनकम्बेंसी का एक ज्वलंत माहौल नहीं बन पा रहा है राजस्थान में। कोई राह चलते नहीं कर दे रहा है कि आप राजस्थान में सरकार हार जाएगी। दूसरी तरफ आप छत्तीसगढ़ में आप जाइए, छत्तीसगढ़ की स्थिति यह है कि हर व्यक्ति कहता है कि कांग्रेस, वहां भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को बहुत मजबूत स्थिति में रख दिया है, अपने कार्यक्रमों की वजह से, अपने नीतियों की वजह से, लोगों से संवाद कायम करके। राजस्थान के छत्तीसगढ़ में जहां मजबूत स्थिति में कांग्रेस दिखाई पड़ रही है, वहीं मध्य प्रदेश में लोगों सत्ता छीनती हुई दिखाई दे रही है। आप सवाल इस बात का नहीं है जो शकील साहब ने कहा कि मुकदमा दिया जाना महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से अपने प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके किसी देश की सबसे पुरानी पार्टी के इतने महत्वपूर्ण नेता के खिलाफ एक फर्जी दस्तावेज जारी करना महत्वपूर्ण है। ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? जो डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर और वो पार्टी प्रवक्ता का कोई पत्र जारी कर देते हैं अपने ट्विटर हैंडल से, ये महत्वपूर्ण बात है। किस हित कर रहे हैं आप? क्या करना किया जाना कौन है, जायज हो जाएगी। लेकिन आप किस सीमा तक आपने नैतिकता को, मर्यादाओं को और मूल्यों को छोड़ा है? ये लोगों को यह बात अपील कर रहे कि आखिर जो लोग अपने आप को पार्टी में डिफरेंस कहते थे, चले वे लोग जो देश का निर्माण करने के लिए आप वादा कहते हैं, वो कहां चले? सवाल ये है। और इन्हीं सवालों को राहुल गांधी ने पैदा किया है और लोगों के बीच में अपना विश्वास कायम किया। जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल और इन सवालों का जवाब राहुल गांधी खुद दे रहे हैं, डे बाय डे दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कैसे आप देखते हैं और क्या जिस स्ट्रेटजी पर इस वक्त कांग्रेस काम कर रही है उसको जरा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें शुरुआत में ही रोड शो या पदयात्रा या जो भी कह लें, शुरुआत से ही हमलावर रहना। और देखिए 3 अच्छे वक्ता दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक ठाक और हर भाषा पर कमांड उनकी पकड़ इतनी मजबूत है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी, और स्थानीय नेता तो हैं ही। ये पूरी स्ट्रेटजी जरा 5 राज्यों की आपसे समझना चाहता हूं, इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश उसमें एक अलग अंदाज में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजीव जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस की खूबी ही यह है कि वो ऐसी कोई चुनावी रणनीति नहीं बनाती। कांग्रेस कहते कि हम लोगों के साथ हैं, लोगों के साथ रहेंगे और लोगों की बात करते रहेंगे। कांग्रेस कोई चुनावी पार्टी नहीं कि चुनाव आए और बरसाती मेंढक की तरह चुनाव में आके ये घोषणा करे कि हम ये कर देंगे, चांद तारे तोड़ लाएंगे। ऐसी बातें कांग्रेस नहीं करती। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तब ये और बात है कि उनमें से कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले थे या हो रहे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा ये सोचकर कार्यक्रम नहीं बनाया कि भारत जोड़ो यात्रा से मुझे चुनाव में कितना फायदा होगा, किन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ये कांग्रेस की खूबी है। अगर राहुल गांधी आज मिजोरम में गए हैं और कल भी रहेंगे तो वो ये सोच कर नहीं गए कि मुझे कोई बहुत इससे पार्टी को बहुत फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी देश के फायदे की बात पहले सोचती है, पार्टी की फायदे की बात बाद में सोचती है। कांग्रेस के लिए देश पहले रहा है, पहले भी ये स्थिति थी
अब भी ये स्थिति है। वो देश को पहले रखते हैं। बीजेपी के नेताओं को, जैसे जितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए, जितनी बार अमित शाह आए, नड्डा आए और कई मंत्री यहाँ डेरा डाले हैं, उन्हें लगता है चुनाव है, ज्यादा सीटें तो यहाँ चले। कांग्रेस सोचती कि पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक भारत एक है और हमें उनके साथ रहना है, चाहे वहां लोकसभा की 2 सीटें हों या लोकसभा की 80 सीटें हों, सभी सीटें महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस इस विचारधारा को लेकर चलती है और ये मुझे लगता है कि लोग इस बात को पसंद भी करते हैं कि एक ऐसी पार्टी जो चुनावी मौसमी पार्टी नहीं है, चुनावी टरटराने के लिए नहीं आते मेंढक की तरह उसके नेता, वो हमेशा हमारे बीच रहते हैं, चाहे हमारे बीच कोई भी घटना हो, दुर्घटना हो। और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी है, उन्होंने ये बात साबित कर दी है कि हमारा कनेक्ट लोगों से ज्यादा है, और खास करके उस आखिरी आदमी से जिसका जिक्र गांधी जी ने किया था कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की तरफ अगर आपका ध्यान है, आप उसके लिए कुछ करते हैं तो महत्वपूर्ण है। तो जिस तरह छत्तीसगढ़ में गोबर की खरीदी हुई, धान का मूल्य 2500 रुपए किया गया, जिसके बारे में, और आप देखिए कितना षड्यंत्र पूर्वक पिछले चुनाव में धान की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया गया प्रधानमंत्री के आदेश पे। तो ये सब बातें लोगों को पता है। आज जिन महोदय के बारे में नारे लग रहे हैं, जिन कर्नल साहब के बारे में नारे लग रहे हैं, उनसे मैं मिला हूं, महू में वो सेना में थे, तब हम मिले थे उनसे। और वो एक बात है कि कामयाबी कुछ लोगों को पचती नहीं है, चाहे जैसे स्मृति ईरानी जी हों, ये भी मुकद्दर के सिकंदर है। और मुझे लगता है कि राठौर साहब की स्थिति बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि पश्चिम बंगाल में गायक महोदय की हुई थी, जिनका नाम भी अब शायद कोई लोग भूल गए होंगे जो फिल्मों से गए थे। तो ऐसी स्थिति हो रही। कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट है। कांग्रेस की रणनीति ये कि चुनावी रणनीति, तात्कालिक लाभ और भरमाने वाले प्रयोगों से दूर रहती है। जो करना है लोगों का हित करना है, लोगों के साथ रहेंगे तो लोग उनके साथ रहेंगे, ये बात कांग्रेस मानती है। और कांग्रेस का लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचाना, न कि कुछ ही व्यक्तियों को, कुछ ही उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना। और अभी तो हमारे अडानी साहब बहुत खुश हैं, उनका बंदरगाह, गहरे पानी का बंदरगाह शुरू हो गया केरल में, और पहली बार वहां गहरे पानी वाले बड़े जहाज आएंगे, तो उनके लिए अच्छी खबर है। और मुझे लगता है बीजेपी में और कांग्रेस में यही अंतर है, एक आम आदमी की चिंता करती है, एक खास आदमी की चिंता करती है। राजीव जी। बिल्कुल, एक रणनीति के तहत कांग्रेस काम कर रही है और दूसरी तरफ एक रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और दोनों के काम की समीक्षा की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि दोनों पार्टियां देश पर एक राज कर रही हैं, दूसरे राज करने की जुगत में हैं, जो पिछले 10 साल पहले राज कर चुकी है और उससे पहले भी। लेकिन प्रशांत टंडन जी, जो रणनीति राहुल गांधी की है, जो रणनीति कांग्रेस की है, वो कितना कारगर आज की तारीख में दिखाई दे रही है आपको? जी, अपना सवाल दोहरा देंगे प्लीज। कह रहा था, जो रणनीति, प्रशांत जी, जो रणनीति राहुल गांधी की है या कांग्रेस पार्टी की है, वो कितना कारगर साबित हो सकती है आने वाले चुनावों में, चाहे ये 5 राज्यों के चुनाव हो या आगे 2024 का चुनाव? जी देखिए, रणनीति क्या, वो राहुल गांधी का मिजाज है। और अगर जितना ज्यादा लोकतांत्रिक होंगे और जिस तरीके से वो जनता के बीच में है, सिक्योरिटी का घेरा या बुलेट प्रूफ गाड़ी या हेलीकॉप्टर की जगह पैदल हैं, तो निश्चित तौर पे ही वो एंगेजमेंट कर रहे हैं। और वो केवल अभी मिजोरम में दिख रहे हैं, कभी वो कारपेंटर के साथ दिखते हैं, कभी कुलियों के साथ दिखते हैं, अलग अलग समाजों के साथ भी दिख रहे हैं। तो ये काम मोदी साहब नहीं कर सकते। और केवल मोदी साहब की बात नहीं है, ये काम करता हुआ बीजेपी का कोई भी नेता आपको नहीं दिखाई देगा। तो इस एंगेजमेंट का जाहिर सी बात है कि इसके 2 बहुत फायदे होंगे। एक तो कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा ही होगा, दूसरा फायदा हमारी लोकतांत्रिक परिपाटी को मजबूत करने का होगा, जो जनता से अलग हो गई है। यानी जो मन की बात है, वन वे ट्रैफिक है,
कि जनता तक अपनी बात तो पहुंचा दे रहे हैं, जनता क्या कहना चाहती है उसका आपके पास कोई वो। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। जरिया नहीं है। राहुल गांधी इस लॉकजैम को, इस परिपाटी को तोड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। दूसरा, अभी शकील साहब चर्चा कर रहे थे कि मौसम बदल रहा है और दिल्ली का मौसम तो वाकई बदल गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और भोपाल में FIR हो गई बीजेपी के प्रवक्ता के खिलाफ। उनका नाम है हितेश वाजपेयी। देखिए, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक फेक पत्र जारी कर दिया जो कल आपने दिखाया भी, और कल ही DGP को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। मौसम के बदलने के एक और सबूत मिल रहे हैं, संकेत। वो ये कि व्हाट्सएप को, यानी मेटा, जो फेसबुक और व्हाट्सएप की कंपनी है इंस्टाग्राम की, उसको सरकार की तरफ से चिट्ठी गई है। जाहिर सी बात है, एक चिट्ठी ब्यूरोक्रेट्स ने बनाई है और चिट्ठी गई है कि वो जो हेट स्पीच है या फेक न्यूज है, उसका पहला उसने किसने डाला, सबसे शुरुआत किसने की, उसका आप नाम बताएं, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स दें, उसकी जानकारी दें। और अब आप ये देखिए कि अगर ये मेटा दबाव में आके जानकारी देने लगे तो किसका नुकसान होने जा रहा है। फेक न्यूज और हेट स्पीच से, और व्हाट्सएप, जिसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जा रहा है, वो किसका काम कर रहा है। तो अभी इंडिया गठबंधन के लोगों ने चिट्ठी लिखी गूगल को और फेसबुक को और व्हाट्सएप को। अब सरकार की तरफ से अगर ये गया है, ये भी आप ये मानिए कि एक संकेत है मौसम के बदलने का। और एक आखिरी बात कि जो मोदी साहब ने इजराइल के बारे में जिसकी चर्चा आपने शुरू में की, और अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी बंदरगाह की बात कर रहे थे, अडानी साहब का एक और चालू हो गया, लेकिन एक बंदरगाह जो हाइफा पोर्ट है उसका काम रुका हुआ है, वहां जहाज पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो कारण था अचानक से प्रधानमंत्री जी का इजराइल के प्रति जो मोहब्बत है, जो एक तरफा रुझान है, तो अपनी विदेश नीति से अलग जाकर उन्होंने इजराइल का साथ दिया या समर्थन किया। उसका एक कारण अडानी जी भी है, और अडानी जी के आज सारे शेयर्स जो है वो नीचे गए हैं फाइनेंशियल टाइम्स के नए खुलासे के बाद, और हाइफा पोर्ट पे जो रुकावटें हैं उसके खिलाफ। और तीसरा निशाना, यानी अडानी पर हमला करने वालों को सरकार निशाना बनाती है या बीजेपी निशाना बनाती है। पहले राहुल गांधी की सदस्यता ली और संजय सिंह जेल में है, और अब तीसरा जो नंबर है वो महुआ मोइत्रा का है। उनके खिलाफ अभियान चालू हो गया है। निशिकांत दुबे ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने के अलावा जो गंदा काम हुआ है, जो खराब काम हुआ है, नैतिक काम हुआ है कि महुआ मोइत्रा के प्राइवेट फोटोज को उसी वक्त वायरल किया गया सोशल मीडिया पे। तो ये सब चीज़ें दिखा रही हैं कि मौसम जो है वो कैसे बदल रहा है और कितना ये विषम होगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना नफरत भरा होगा आगे का समय। राजीव जी, बिल्कुल, मौसम बदल रहा है और नफरत को परोसा जा रहा है, लेकिन क्या इससे भी फायदा होगा सत्तारूढ़ दल को? एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज के सामने आज की तारीख में सामने चुनाव है और चुनाव में जीत पहला लक्ष्य होना चाहिए। क्या उस लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी दिखाई देती है या कांग्रेस दिखाई दे रही है? इस पर हम चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी की भी बात कर रहे हैं, रणनीति की भी बात कर रहे हैं। ज़रा आना चाहता हूं जल्दी संजय जी आपके पास, और फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए विजय शंकर सिंह साहब आपके पास आऊँगा, और समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। ज़रा संजय जी,
जल्दी से समझूं आपसे कि क्या आपको क्या लगता है, कांग्रेस जिस रणनीति पर, जिस स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, वो सही दिशा है आज की तारीख में? नहीं, कांग्रेस को मैं ऐसे देखता हूं कि कांग्रेस मैराथन दौड़ने वाली टीम है और बीजेपी 100 मीटर दौड़ने वाली टीम है। तो आप शुरू के 100 मीटर तो जल्दी से दौड़ ही लेंगे, बशर्ते की स्थितियां वैसी हो, अनुकूल हो, या 100 मीटर ही रेस हो रहा हो। तो जब 100 मीटर होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। वही मैं कह रहा हूं कि वैसी स्थितियां बन जाए, कुछ वैसा हो जाए तो वो जीत जाएगी। लेकिन कांग्रेस का है कि वो उसको 25 किलोमीटर का मैराथन दौड़ना है, 100 मीटर नहीं दौड़ना है। तो उसकी तैयारियां जो है, या उसका काम जो है, या उसका कार्यशैली जो है, या उसकी रणनीति जो है, वो मैराथन दौड़ने वाली है। तो आज अगर वो जीते या ना जीते, इस चुनाव में जीते ना जीते, उसका काम ये है कि मोदी जी ने जब कहा कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें हराएंगे। तो दोनों में ये अंतर है कि कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हमें बीजेपी मुक्त भारत बनाना है, जबकि वो कह सकती है कि आरएसएस जिस ढंग का पार्टी है, जिस ढंग से काम करता है, उसमें आरएसएस पे बैन लगना चाहिए, आरएसएस को बंद कर दिया जाना चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस या राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा। वो मैराथन दौड़ने वाली पार्टी है और उसकी रणनीति ये है कि अभी या कभी अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं भी जीते तो सभी राज्यों में जीत जाएगी। वो इतनी बड़ी पार्टी रहेगी और राज्यों में वहां भी उसकी सीटें काफी बढ़ेंगी। अगर सरकार नहीं भी बने तो कांग्रेस का ऐसा नहीं होगा कि उसकी सीटें अभी जैसी है उतनी ही कम रहेंगी, काफी बढ़ेंगी। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये 100 मीटर और मैराथन दौड़ने वाली का टीम है, दोनों दौड़ते हैं, लेकिन रेस कौन सी हो रही है, कब कौन सी हो रही है, किसमें किसको कब मौका मिल रहा है, उसमें बात है। अगर मैराथन दौड़ने के समय 100 मीटर वालों को लगा दिया जाए तो वो हाँफने लगेंगे, जैसे अभी हाँफ रहे हैं। और अगर 100 मीटर दौड़ना हो और मैराथन वाले को लगा दिया जाए तो वो आराम से चलते रहेंगे, जैसे कांग्रेस के साथ हुआ कि वो पीछे रह गई सब कुछ में ठीक होने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही मामला है। दोनों में पार्टियों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों की रणनीति बिल्कुल अलग है। और अब तो जनता ने सब देख लिया, जान लिया। पहले शायद पता नहीं था तो जीत गई, अगली बार अब तो सब बीजेपी के बारे में सबको पता है, आरएसएस के बारे में सबको पता है, तो अब जो है वो स्थिति नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि फायदा मैराथन वालों को ही होगा। अभी तक जो फायदा हुआ बीजेपी को, वो इसलिए हुआ कि वो 100 मीटर में अपना दौड़ गई और उसने कहा कि भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा वगैरह वगैरह। तो उसमें लोग, जनता झांसे में आ गई थी, जो आगे अब नहीं होने वाला है। राजीव जी, आगे नहीं होने वाला, लेकिन क्या इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है? जरा क्लोजिंग कमेंट के रूप में विजय शंकर सिंह साहब। से चल रही है और जिस तरीके से कांग्रेस लंबे समय बाद भारत जोड़ो यात्रा के पहले की स्थिति और भारत जोड़ो यात्रा के बाद की अगर आप तुलना करें तो आक्रामक है। और आक्रामक भी ही नहीं, जिस आक्रामकता को आप जनता से जुड़ने की आक्रामकता कहें, जनता के बीच जाने की आक्रामकता कहें, हर जगह वो दिखाई दे जा रहे हैं राहुल गांधी। चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे केरल हो, चाहे कहीं हो, ऐसी स्थिति में जनता में एक भरोसा है। शॉर्ट में कहूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगा, और ऐसे दोनों को मिला के अलग नहीं देखता हूँ, दोनों को एक ही साथ देखता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अंग्रेजी का एक शब्द है पॉलेमिक्स, विचार द्वंद्वता। आपकी विचार स्पष्टता है ही नहीं है। आप इजराइल पर के पक्ष में खड़े हैं, सरकार आपके इजराइल के खिलाफ खड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध पे आप कहते हैं कि साहब हमने फोन करके रुकवा दिया, विदेश मंत्रालय कहता है ये बात गलत है। मणिपुर के बारे में आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं और कुछ नहीं। भ्रष्टाचार पे आप तमाम गारंटी देते हैं, अडानी के मामले में आप चुप हैं। तो दिक्कत यह है कि जनता ये सब चीजें समझने लगी। पहले सिर्फ एक गोदी मीडिया हुआ करता था, चैनल हुआ करते थे, कुछ अखबार हुआ करते थे। अब रात 2 बजे भी अगर मेरी इच्छा है किसी घटना के बारे में जानने की तो मेरे पास 50 ऑप्शन है, मैं गूगल चला जाऊंगा, मैं आपको देख लूंगा और भी यूट्यूबर्स उनको देख लूंगा। तो बीजेपी की सबसे बड़ी यही समस्या है कि उनकी पोल खुलती जा रही है। और संजय बाबू ने जो कहा मैराथन और ये, तो सच बात यह है कि वो बिल्कुल मैराथन लड़ने के इच्छुक नहीं है। वो अधिक से अधिक संख्या में अपनी अधिक से अधिक ताकत के साथ सत्ता पाना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। और सत्ता में आने का उनका उद्देश्य वही है जो अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने बताया कि ये गहरे पानी वाला उनको सी पोर्ट मिल गया है। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।